तो हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्वास्तिक क्लासेस 24/7 पर। तो जिस तरीके कि आप लोग को मैं बताऊं कि अभी हम लोग इंग्लिश ग्रामर की जो है क्लासें कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने 2 क्लास कर ली है। दूसरी क्लास में हमने अभी इससे पहले जो एंड हुआ है क्लास, उसमें हमने सीखा एसेटिव सेंटेंस के बारे में, जिसे निश्चयात्मक वाक्य बोलते हैं। इसमें हमने आपको समझाया था कि 2 प्रकार के होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस एंड निगेटिव सेंटेंस, और इसको अपने बहुत अच्छे से लाड प्यार दुलार दिया। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं, अगले वीडियो की तरफ बढ़ते हैं, और उसमें अब समझने वाले हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इसके बाद अफर्मेटिव, निगेटिव, जितने भी हैं, इम्परेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सभी को विस्तार पूर्वक ध्यान से पढ़ने वाले हैं। तो प्लीज़ आप इस चैनल पे बने रहिएगा। और हाँ, अगर आप एक अच्छे स्टूडेंट्स हैं और आप इंग्लिश की तैयारी शुरू से स्टार्टिंग तक करना चाहते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक करना चाहते हैं, A to Z करना चाहते हैं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर वीडियो आपको पसंद आती हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी साझा शेयर करें, ताकि वो भी इस वीडियो को देखें। एंड कमेंट्स करना तो ना भूलें, क्योंकि आपको कहीं भी अगर डाउट होता है तो आप क्लास कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स का जवाब मैं उसी वक्त देता हूँ। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो दूसरा हमको पढ़ना था हम लोगों को, दूसरा में क्या पढ़ना था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। अब इसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हम इसका डिफिनेशन जानेंगे। इसका डिफिनेशन है कि वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे या प्रश्नवाचक कोई प्रश्न करे, तो वैसे वाक्य जो है इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक सेंटेंस कहलाता है, वाक्य कहलाता है। इसको हम लिख लेते हैं ताकि आप भी लिखें और आगे आने वाले समय में आप लोगों को बहुत यूजफुल साबित हो। अगर आप क्लास 10 से नीचे हैं तो प्लीज़ इसको याद करें, और अगर इंटर और 12 का और CUT के स्टूडेंट्स हैं तो आप इसको देखें और दिमाग में बैठाएं, क्योंकि आप पढ़ चुके होते हैं। और एडवांस डायरेक्ट नहीं जाएंगे, लेवल छोटे से बड़ा करते करते आगे की तरफ बढ़ने जाना है। तो आप प्लीज़ इस चैनल पे बने रहें, सब्र करें। वे वाक्य जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसे लिखना चाहें तो लिख लें। sentences which ask questions or inquiries about something
इज कॉल्ड सेंटेंस। ठीक है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हमने जाना, जिसमें प्रश्नवाचक, जिसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस उसे कहते हैं जो प्रश्न पूछे या किसी के बारे में खोज करे या किसी के बारे में बतलाए। सेंटेंस विच आस्क क्वेश्चन और इंक्वायरीज अबाउट समथिंग इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर समझते हैं interrogative sentences are two of types. Interrogative sentences टू टाइप्स। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को भी दो भागों में विभक्त किया जाता है, इसी कोई बड़ा भाग नहीं है, छोटा, इसको समझना है। तो पहला क्या है? पहला है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम सहायक क्रिया बोलते हैं। और दूसरा क्या है? क्वेश्चन वर्ड्स। प्रश्नवाचक शब्द। समझते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस आर ऑफ टू टाइप्स, यानी कि एक हेल्पिंग वर्ब इसमें होता है और एक क्वेश्चन वर्ड होता है, यानी कि एक सहायक क्रिया और एक प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, शब्द चिन्ह। उसको हमको समझना है, उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं। ठीक है, आइए अगले स्लाइड में हम समझते हैं हेल्पिंग वर्ब का हम प्रयोग कहाँ कर सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग, इसका प्रयोग सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। सहायक क्रिया से प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में आता है। इसको आप समझेंगे कि हेल्पिंग वर्ब क्या है। तो सहायक क्रिया से प्रारंभ जो वाक्य होता है उसमें हाँ या ना का जवाब आता है। और क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले प्रश्नवाचक, रॉन्ग है, राइट, इसको करते हैं अभी हम फिलहाल। प्रश्नवाचक, माफ़ी चाहेंगे अगर डिस्टर्ब हुआ हो तो, बाहर थोड़ा हल्ला हो रही है। प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज की जाती है। पूर्ण खोज
की जाती है। थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देते हैं ताकि यहाँ पर जगह बचा हुआ है। ठीक है। तो आपको समझ में आया अभी फ़िलहाल मैंने क्या बताने की कोशिश किया। तो इसमें आपको बताने की कोशिश किया कि हेल्पिंग वर्ब में ये कहाँ हेल्पिंग वर्ब का उपयोग कहाँ होता है इसका। तो सहायक क्रिया के प्रारंभ होने वाले वाक्यों का उत्तर हाँ या ना में देने के लिए। क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग प्रश्नवाचक शब्दों से प्रारंभ होने वाले वाक्यों में किसी तथ्य की पूर्ण खोज करने के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। इसको हम विस्तार से समझते हैं। इसको एक एक वाक्य आपको देकर एक एक ट्रांसलेशन देकर मैं समझाऊंगा एग्जाम्पल के तौर पर, जिससे कि आपको समझ में आएगा। अभी फ़िलहाल हम मान के चलिए यहीं पर एग्जाम्पल लेते हैं। कहाँ पर? यहाँ पर। इन दोनों के लिए एक एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। देखिए इसका एग्जाम्पल है, एक ही एग्जाम्पल लेते हैं। इज अंश एन ऑनेस्ट बॉय, और यहाँ पर एक प्रश्नवाचक चिन्ह है। यानी कि क्या अंश एक ईमानदार लड़का है। इसका हिंदी हुआ कि क्या एक अंश ईमानदार लड़का है। और वही अगर बी का एग्जाम्पल के तौर पर लिया जाए तो इसका हो जाएगा हु इज योर प्रिंसिपल। ठीक है, हु इज योर प्रिंसिपल, आपका प्रिंसिपल कौन है, तुम्हारा प्रिंसिपल कौन है। तो इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पर देख सकते हैं कि इसमें क्वेश्चन है, इसमें हु यानी कि इसमें प्रश्न किया गया है पूर्ण रूप से और उसकी खोज की जा रही है कि कौन है, और इसमें बताया जा रहा है कि अंश एक ईमानदार लड़का है। तो इन सभी ट्रांसलेशन को समझना है, इसके बाद आपको इसको याद करना है। अब हम अगले स्लाइड की तरफ बढ़ेंगे जिसमें हमारा तीसरा सेंटेंस पढ़ने वाले हैं, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं। तीसरा हमारा है इम्परेटिव सेंटेंस। इसको हिंदी में आज्ञा सूचक वाक्य बोलते हैं। इसका डेफिनेशन लिखते हैं। वह वाक्य जिसमें आज्ञा सलाह सुझाव प्रार्थना आदि हो। वह वाक्य जिसमें आज्ञा सलाह सुझाव प्रार्थना आदि हो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाता है। इसको इंग्लिश में समझते हैं।
A sentence which show order, advice, suggestions, prohibition and request is called imperative sentence. इम्परेटिव सेंटेंस। ओके, तो इम्परेटिव सेंटेंस का ये जो है हमारा वह वाक्य जिसमें आगे सलाह सुझाव प्रार्थना आदि आज्ञा सूचक को कहलाते हैं। ए सेंटेंस विच शो ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन एंड रिक्वेस्ट इज कॉल्ड इम्परेटिव सेंटेंस। अगर एग्जाम्पल के थ्रू अगर इसको समझना चाहेंगे तो हम आपको यहाँ पर एग्जाम्पल एक दे रहे हैं। कम हियर, ठीक है, इसका हिंदी तो यहाँ आइए। कम हियर यानी कि आज्ञा दिया जा रहा है आपको, कम हियर, इधर आओ। उसी तरह दूसरा अगर कहें तो डोंट स्मोक, डोंट स्मोक यानी कि धूम्रपान मत करें। आपको इसमें सलाह दी जा रही है, तो अभी बताया मैं, आज्ञा, सलाह, सुझाव, प्रार्थना ये सभी होती है जिसमें जिस वाक्य में वो आज्ञा सूचक वाक्य कहलाती है। ठीक है, आया समझ में? अगर नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मेरे को हर एक चीज़ बताया जाएगा। अगले स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अगला हमारा सेंटेंस चौथा होगा। चौथे में आप देख सकते हैं चौथा समझने की कोशिश करते हैं। कामना सूचक वाक्य, ये क्या होता है इसका डिफिनेशन समझते हैं हम। डिफिनेशन लिखिए। वैसे वाक्य में अगर मेरी हैंड राइटिंग समझ में नहीं आती हो तो कृपया करके मैं जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुने। ऐसे वाक्य में इच्छा, प्रार्थना या शुभकामनाएं आदि दर्शाते हो। कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। ठीक है, कामना सूचक वाक्य कहलाते हैं। और अंग्रेजी में ऐसे वाक्य जो होते हैं ना, वो विश या में से पूरे होते हैं। इस बात को भी लिख देते हैं ताकि आप लोग भूले नहीं। विश या में से शुरू होते हैं। इसका इंग्लिश में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं।
A sentence which shows a wish, a blessing, or a prayer is known as optative sentence. ठीक है, एग्जाम्पल इसका हम ले लेते हैं यहाँ पर। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा विश यू हैप्पी जर्नी, या फिर विश हिम बेस्ट ऑफ लक, या मे डू लाइफ लॉन्ग। कुछ भी आप इसमें जो भगवान से संबंधित होता है, मे यू लाइफ लॉन्ग, सॉरी यहाँ पे जी छूट गया। इसके बाद आगे हम अगर बढ़ते हैं, इसको हिंदी में आपको समझा देते हैं कि भगवान आपकी लंबी आयु दे, मे यू लिव लॉन्ग। भगवान आपको, आप लिख लीजिएगा, भगवान आपको लंबी उम्र दे, लंबी उम्र दे। ये विश है, तो इसको ये विश है, और हमने यहाँ पर आपको समझाया है कि विश और में से जो स्टार्ट होते हैं उसको ऐसे वाक्य होते हैं, लेकिन इच्छा हो, प्रार्थना या शुभ कामनाएं हो, उसको हम कामना सूचक वाक्य यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में रखते हैं। अगले अगर समझने की कोशिश करेंगे, अगर पांचों समझ जाते हैं ना, तो इसके बाद हमको समझने में आसानी होगी। जैसे कि अब अगले तरफ बढ़ते हैं, छठे स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आप लोग को कुछ बताना है। इस एग्जाम्पल के तौर पर आप इसको एक और लिख सकते हैं, भगवान आपकी मदद करे। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहेंगे तो एक और लिखवा देते हैं आपको, भगवान आपकी मदद करे। ऐसे अगर कहीं दे दिया जाता है तो इसको आप may God हेल्प यू, ठीक है। और विश्व में अधिबोधक चिन्ह का प्रयोग करना न भूलना है। ये प्रेयर है, यानी कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है। आगे अगर बढ़ा जाए तो एक नोट से इसको ध्यान देने वाली बात है, इम्पोर्टेंट बात है ये। मैं जब भी नोट्स लिखवाता हूँ उसको एक बार आप ध्यान से देखें और समझें। में से प्रारंभ होने वाले, इसको ब्लू से लिखते हैं, में से प्रारंभ होने वाले कामनासूचक वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह, ये नीचे इसे विस्मयादिबोधक चिन्ह होता है, लगाया जाता है या फिर लगाते हैं, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखिए कि जब भी ऐसा सेंटेंस आए तो ये वाली चीज़, यानी कि हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी कामना सूचक, जिसमें आपको कोई प्रार्थना करने की बात कही गई हो, या कोई शुभकामनाएं की बात की गई हो, या इच्छा की बात की गई हो, तो प्लीज़ आपको उन सभी वाक्यों के, उन सेंटेंसों के अंत में आपको ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। इसीलिए इस सेंटेंस का जो है मान सम्मान बढ़ जाता है इसी की वजह से, तो आप इसको भूलेंगे नहीं। अब अगला चलते हैं, हमारा लास्ट है विस्मयादिबोधक की तरफ। विस्मयादिबोधक,
विस्मयादिबोधक वाक्य। इसका डिफिनेशन लिखना चाहें तो लिख लें। इसका डिफिनेशन थोड़ा सा बड़ा है लेकिन लिखना तो पड़ेगा ही। लिखते हैं, वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावना मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में लिख लेते हैं, इसके बाद हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको समझते हैं। पहले इसको हम आपको बता दें क्या क्या लिखे हैं। वाक्य जो अचानक आए हुए विचारों या मानसिक भावनाओं को प्रकट करे, विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाते हैं। विस्मयादिबोधक वाक्यों के अंत में विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। अ सेंटेंस विच शो मेंटल पैशंस, थॉट्स, सडन फीलिंग ऑफ माइंड इज नॉन एज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसमें आपको क्या समझना है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होना है। ये आपको देखिए स्लाइड 6 की तरफ बढ़ते हैं तो हमने यहाँ पर बताया कि विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाना, लेकिन ये नोट को ध्यान से पढ़ना है। जहाँ पर मे का प्रयोग होता है ना, वहीं पे विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। लेकिन जहाँ पर अगर मे नहीं प्रयोग होता है तो वहाँ पे हम नहीं करेंगे, यहाँ पे करेंगे। यानी कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस इसीलिए बनाया जाता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब ही होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, और विस्मयादिबोधक वाक्य कैसा भी हो उसके एंड में ये चिन्ह अवश्य लगाया जाता है, जो आप देख सकते हैं। तो इसको अब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। आप एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको हमें लगता है कि समझ में आ जानी चाहिए। देखिए, एग्जाम्पल 1 2 नहीं 3 4 ले लेते हैं।
सॉरी, उड़ीसा। अल्लास में पीपुल डाई इन उड़ीसा। अभी आप लोगों ने देखा उड़ीसा का ट्रेन हादसा, तो इसमें अगर हम लिखेंगे कि ओह, हिंदी में ऑफ यहीं पे लगाना है। उड़ीसा में कई लोग मरे। अल्लास मेनी पीपुल डाई इन उड़ीसा। उसी तरह एक और ले लेते हैं, ओह, अंश यहाँ है। टर्न इंग्लिश में क्या होगा, ओह। देखिए, विस्मयदिबोधक चिन्ह यही लगाना है। अंश इज हियर, अंश इज हियर। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, और भी आप एग्जाम्पल बहुत सारा लिख सकते हैं। समय को देखते हुए मैं एग्जाम्पल की तरफ नहीं बढ़ रहा हूँ। अब इसके बाद इसमें एक छोटे सा नोट्स दिया हुआ है जिसको हम समझते हैं, इसके बाद इस वीडियो को एंड करेंगे। वो क्या है, व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी विस्मयदिबोधक वाक्य बनाए जाते हैं, और वैसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया के या क्रिया के बाद का विस्मयदिबोधक भी लगाया जाता है। जैसे कि देखिए, हम लिख देते हैं। समझाने से बेहतर है कि आपको लिख दिया जाए। व्हाट तथा हाउ, व्हाट तथा हाउ का प्रयोग करके भी ऐसे वाक्यों के अंत में सहायक क्रिया या क्रिया सहायक क्रिया या क्रिया के बाद में विस्मयदिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। एग्जाम्पल एक इसका समझा दे रहे हैं आपको अगले स्लाइड की तरफ। वे कितने तेज चल रहे हैं। इसमें होगा हाउ फास्ट दे आर वॉकिंग, और यहीं पर हम विस्मयदिबोधक चिन्ह का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसको ही ध्यान रखना है। अगला, ये पहला था, दूसरा समझते हैं। अंश कितना अच्छा लड़का है। अंश ज़्यादातर प्रयोग कर रहे हैं, इसके लिए आप बुरा ना माने, क्योंकि ये मेरी दीदी के बड़े बेटे का नाम है और उसका नाम थोड़ा लिखते हैं।
अंशिज। ठीक है, तो ये हमारा था आज की क्लास। बस यही तक रोकते हैं, आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। टेक केयर, बाय बाय।